वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉटनी लेक्चर में। इसके पहले हमने जो सेल साइकिल है और सेल डिवीज़न का माइटोटिक सेल डिवीज़न के बारे में वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उसका अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आज का पूरा डिस्कशन जो है मियोसिस सेल डिवीज़न पर होने वाला है। मियोसिस सेल डिवीज़न क्या होता है या मियोटिक सेल डिवीज़न। इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो बिल्कुल भी देखने में दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये होती है, इसको जर्म सेल डिवीजन बोलते हैं, यानी द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स, ओके, या सेक्स सेल आप कह सकते हैं। जर्म सेल्स में डिवीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन। Always meiosis cell division also known as reduction division, और भी हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ओके, मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जे.बी. फार्मर एंड जे.ई. मोरे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था। ओके, आइए देखते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन दोस्तों दो स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है और मियोसिस सेकेंड शॉर्ट टाइम तक चलती है। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में भी अंतर पूछता है। माइटोटिस मियोसिस में अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है ज़्यादा टाइम तक चलती है, बिकॉज टू टाइप की होती है, दो स्टेप में कंप्लीट होती है इसीलिए। जबकि माइटोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टाइप की होती है। मियोसिस सेकंड डिवीजन बिल्कुल मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की तरह होती है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप मियोसिस फर्स्ट डिवीजन समझ गए तो मियोसिस सेकंड डिवीजन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में कौन कौन सी स्टेजेज हैं, क्यों ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो इसे 5 ग्रुप में डिवाइड मीन्स 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 है। आइए देखते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में होने लगेंगे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसअपेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल जैसे माइटोटिस में हो रहा था। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसी में चालू हो जाएगी लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होने लगता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम। बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होने लगता है, दोनों क्रोमोसोम पास पास आने लगते हैं। ओके, अब क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आ चुके होते हैं इन जाइगोटीन स्टेजेज। जैसे पैक्टीन स्टेज में पहुंचेंगे, पैक्टीन स्टेज में टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्रॉस ओवर कर जाते हैं। कैसे क्रॉस ओवर कर जाते हैं, और क्रॉस मीन्स एक दूसरे के क्रॉस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग एक क्रोमोसोम का दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का दूसरे से एक्सचेंजिंग होने लगता है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, काइजमाटा बोलते हैं। जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं काइजमाटा या काइजमेटा बोलते हैं। अब देखिए अगला स्टेज चालू हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होगा प्रोफेज के, और काइजमाटा कहाँ बनता है, तो वो हमेशा पैक्टीन स्टेज में बनता है। अब देखिए डिप्लोटीन में एक्सचेंजिंग हो चुका होता है, अब क्रोमोसोम का सेपरेशन होने लगता है। ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाले क्रोमोसोम का इतना सा चेंजिंग इसमें हो चुका है, ब्लू का इसमें हो चुका है, अलग हो चुके हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट स्टेज में जैसे डाइकाइनेसिस में आएंगे पूरा का पूरा कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। ओके, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगा, मीन्स प्रोफेज यहीं पे समाप्त हो जाएगी तो मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगा।
मेटाफेज फर्स्ट में जो दोनों क्रोमोसोम एक्सचेंजिंग कर चुके हैं वो आएंगे मिडिल प्लेट पे आएंगे, सेल के मिडिल प्लेट पे आएंगे, मिडिल पे आएंगे और स्पिंडल फाइबर से बाइंडिंग हो जाएगी इनकी। स्पिंडल फाइबर से बाइंडिंग हो जाएगी, दोनों स्पिंडल फाइबर दोनों पोल पे क्रोमोसोम को खींचेंगे। यहाँ पर स्प्लिटिंग क्रोमोसोम की नहीं होती, यानी सेंट्रोमियर के बीच स्प्लिटिंग नहीं होती है, नहीं हो पाती है, बल्कि स्प्लिटिंग ना होकर के टोटल एक क्रोमोसोम इस पोल पे और दूसरा उसके अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, खिंच जाते हैं। कहाँ पर? एनाफेज फर्स्ट स्टेज में। यही कारण है कि मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, क्योंकि स्प्लिटिंग होनी चाहिए, ठीक। और यही कारण है कि 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन मियोसिस में होता है, जबकि 2 डॉटर सेल का, डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन माइटोसिस में होता है। यहीं पर देखिए टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम दोनों पोल पे पहुंच चुके होते हैं विदाउट स्प्लिटिंग किए, बिना स्प्लिटिंग किए हुए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो जाता है विद एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल, इस तरीके से। और आगे चल के सेप्टा का फॉर्मेशन टोटली कंप्लीट हो जाएगा, विद साइटोप्लाज्म भी डिवीजन हो जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस सेकेंड डिवीजन। जब इसका टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मियोसिस सेकेंड चालू हो जाएगी। ओके, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस सेकंड पे नजर डालते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले मियोसिस सेकंड डिवीजन का क्या हो जाएगा। फिर से मियोसिस सेकंड डिवीजन में भी क्या आ जाएगी, वही चारों स्टेप आ जाएंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो कंप्लीट होगा मियोसिस डिवीजन होने वाला है। तो ये जो दूसरा फिगर आपके सामने दिख रहा है प्रोफेज सेकंड का है। प्रोफेज सेकंड में होता क्या है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन सेम उसी तरह जैसे प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा था, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मेटाफेज स्टेज में पहुंचेगा स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम से जुड़ जाएंगे और सभी क्रोमोसोम मिडिल पर आ जाएंगे। क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे? मिडिल पे आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ जाएगा विद एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, वो है इसमें। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से तो जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा टोटली इन मेटाफेज स्टेजेस, मेटाफेज स्टेज में पहुंचने तक। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एनाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज सेकंड आ जाता है। एनाफेज सेकंड में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम हैं वो दोनों पोल पे स्प्लिट होकर के जाने लगते हैं, जैसे माइटोसिस एनाफेज में हो रहा था, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाती है और ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर की जो साइज है वो डिक्रीज होने लगती है, नंबर डिक्रीज होने लगते हैं। उसी के साथ साथ जो क्रोमोसोम है स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर से अलग अलग हो जाते हैं और दोनों पोल पर खींचने लगते हैं। इस स्थान पर एनाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम का आकार है वो कैसे दिखाई देता है? वी शेप, एल शेप, जे शेप और रॉड शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनाता है। ओके, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्रोमोसोम का शेप क्या होता है और कहाँ दिखाई देता है, तो एक्चुअल में क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे, तो वो एनाफेज में ही आपको पता चलेगा जब क्रोमोसोम दोनों पोल पे जाने लगते हैं। तो एल शेप, जे शेप, वी शेप एंड रॉड शेप का होता है। ये 4 टाइप के हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जेनेटिक मटेरियल हमेशा उसमें वो लगा रहेगा, वो पार्ट जो कि एक्सचेंज किया है वो रहेगा, वो हटेगा नहीं। इसलिए आप फिगर बनाते समय इस बात का जरूर खास ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक्सचेंजिंग वाले जो पार्ट है वो जरूर दिखाना है। दूसरे कलर पेन से आप दिखा सकते हैं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। टीलोफेज सेकंड में पहुंचने के बाद क्रोमोसोम दोनों पोल पर पहुंच चुके होते हैं और सेप्टा वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है मिडिल प्लेट पे। और उसके बाद जैसे ही साइटोकाइनेसिस का डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप और न्यूक्लियोलस का वेल डेवलप फॉर्मेशन हो चुका होता है और फाइनली 4 डाटा सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि कैसे होते हैं? हैप्लॉयड, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड और हैप्लॉयड।
4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ओके, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहले आए हैं, पहली बार आए हैं। क्योंकि इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं बॉटनी से रिलेटेड, हर टॉपिक के जो वीडियो है हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। नई अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट में, इसी में सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का क्या महत्व है इसमें? ओनली टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। इसका मेन महत्व यह है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जर्म सेल्स में ही इसका डिवीजन होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ड्यू टू दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इनटू ऑफस्प्रिंग, इसके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मियोसिस सेल डिवीजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, सेक्स सेल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट्स मीन सेक्स सेल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया होगा तो पिछले वीडियो जो अपलोड किए सेल साइकिल और माइटोसिस सेल डिवीजन उसे आप जरूर देखिए, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। अच्छी नॉलेज चाहिए तो आपको एक एक करके वीडियोज़ को देखना ज़रूरी हो जाता है। ओके, धन्यवाद।